हाथरस गैंगरेप केस में ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग। क्या है ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग? क्या इसे माना जाता है सबूत? लाई डिटेक्टर से कैसे अलग? साइंस बहुत एडवांस हो चुकी है। आज हमें हर बात का जवाब और वो भी तथ्य के साथ मिल जाता है। वहीं अगर बात कानूनी कार्रवाई की हो तो साइंस इतनी आगे निकल चुकी है कि कई उलझे से उलझा केस भी विज्ञान की सहायता से सॉल्व हुआ है। पिछले कुछ समय से हाथरस केस ने भी देश को हिला दिया था और देश का हर नागरिक इसमें इंसाफ की मांग कर रहा था। तो अब इस मामले में नया मोड़ आया है। दरअसल इस केस में अब जांच एजेंसी ने आरोपियों की ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग करवाई और इसकी रिपोर्ट भी अदालत में सौंप दी गई है। क्या है ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग? ब्रेन इलेक्ट्रॉनिक आइसोलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग, इसे ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के रूप से भी जाना जाता है। ये पूछताछ का एक न्यूरो मनोवैज्ञानिक तरीका है जिसमें अपराधियों की अपराध की जांच उनके मस्तिष्क की प्रतिक्रिया का अध्ययन करके की जाती है। दरअसल हर व्यक्ति के दिमाग में उसकी जिंदगी के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की स्मृति होती है। वे अपराध से संबंधित भी हो सकती है। अपराध से जुड़े मामलों में अपराधी अक्सर झूठ बोलते हैं, गुनाह कबूल करने से बचते हैं। इसके लिए नार्को और पॉलीग्राफी जैसे कई अन्य टेस्टों का सहारा लेना पड़ता है। लंबी कानूनी प्रक्रिया रहती है। BEOSP टेस्ट एक EEG तकनीक है। इसमें इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल इम्पल्स को हटाकर किसी अपराध में एक संदिग्ध की भागीदारी का पता लगाया जाता है। कैसे होता है ये टेस्ट? सबसे पहले इस टेस्ट के लिए आरोपी की रजामंदी ली जाती है। फिर जिसका टेस्ट किया जाना होता है उसके सर पर कई इलेक्ट्रोड लगी एक टोपी लगा दी जाती है। आरोपी को अपराध से जुड़े वीडियो या आवाजें सुनाई जाती है और इस दौरान उसके ब्रेन में पैदा होने वाली तरंगों और न्यूरॉन्स को समझा जाता है। इस टेस्ट से मिलने वाले डेटा के बाद स्टडी की जाती है कि आरोपी किस तरह अपराध में शामिल रहा होगा। लाई डिटेक्टर और ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग में फर्क। न्यूरोसर्जन बताते हैं कि हर व्यक्ति के दिमाग में उसके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं की एक स्मृति होती है। जैसे हमें अपने जीवन की अच्छी बुरी घटनाएं याद रहती है। क्राइम करने वाले व्यक्ति के साथ भी ऐसा होता है, लेकिन वो अक्सर झूठ बोलता है और अपना अपराध स्वीकार नहीं करता। ऐसे में कई तरह की और टेस्टों का सहारा लिया जाता है। ऐसे में नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट जैसी तकनीकों का सहारा लेना पड़ता है। हालांकि इन जांचों की अनुमति की एक निश्चित प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में आरोपियों के साथ एक प्रश्न उत्तर सत्र शामिल नहीं होता और ये उनके मस्तिष्क का एक न्यूरो मनोविज्ञान अध्ययन होता है। पॉलीग्राफी टेस्ट में आरोपी व्यक्ति के शारीरिक हाव भाव को ध्यान में रखा जाता है। इसमें ब्लड प्रेशर, नाड़ी की दर, सांस लेने की गति और पसीना आदि शामिल होता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि जहां कोई व्यक्ति संकट के समय में भी अपनी पल्स दर और बीपी को नियंत्रित करने में सक्षम होता है, वहीं BEOSP टेस्ट बहुत अधिक विश्वसनीय रिजल्ट प्रदान करता है। क्या सबूत माने जाते हैं इस टेस्ट के नतीजे? अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अदालत में इस टेस्ट को बतौर सबूत पेश किया जा सकता है? तो इसका जवाब है कि इन टेस्ट रिपोर्ट्स को स्वतंत्र रूप से सबूत नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य केस में कहा था कि नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफी और ब्रेन मैपिंग जैसे टेस्ट अव्वल तो बगैर रजामंदी के करवाए नहीं जा सकते और इनके नतीजे स्वतंत्र रूप से सबूत नहीं माने जा सकते। ये किसी तथ्यात्मक प्रमाण या सबूत के हिस्से जरूर हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।